डेट है आज 10 मई 2021। आज ये सब टॉपिक कवर करेंगे हम, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना इंडिया यूके एमओयू ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जी एक एग्रीमेंट ही मान लो, समझौता दोनों कंट्रीज ने मिलकर किया है। किस पे? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप पे। माइग्रेशन का मतलब होता है जी हिंदी में पलायन, यानी कि जब एक प्लेस से जी कोई आदमी दूसरे प्लेस पे चला जाता है परमानेंटली या टेम्पररी, उसे बोलते हैं जी माइग्रेशन। तो इस पे साइन किया है, ये कुछ दिन पहले इंडिया और यूके की एक वर्चुअल समिट हुआ था जी। मतलब इंटरनेट पे एक मीटिंग हुई थी जिसपे कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे, और अभी इस एग्रीमेंट को, इस एमओयू को हमारे कैबिनेट ने, इंडिया के कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, सहमति दे दी है, इसलिए न्यूज़ में है। तो ये दोनों कंट्री ने किया है जी माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें क्या करेंगे, दोनों कंट्री एक दूसरे के बीच में जी प्रमोशन करेंगे। किस चीज़ का? स्टूडेंट्स मोबिलिटी का, रिसर्चर का, स्किल्ड प्रोफेशनल का। मतलब जो बच्चे जी पढ़ने जाते हैं यूके में, यूके से यहाँ पे कोई आता है जी रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए, या कोई स्किल्ड प्रोफेशनल है, तो इनको प्रमोट करेंगे जी, ताकि इंडिया में और यूके में रिसर्च का प्रमोशन हो सके। दूसरा काम करेंगे जी, जो माइग्रेशन होती है इर्रेगुलर माइग्रेशन, मतलब इलीगल मान लो जी, जो माइग्रेशन ऐसी है कि अवैध तरीके से लोग चले जाते हैं या वीज़ा ख़त्म हो जाता है उनका, फिर रुक जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए, इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए कोऑपरेशन करेंगी एक दूसरी कंट्री, मतलब एक दूसरे के साथ दोनों कंट्रीज। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसको भी रोकेंगे जी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है जी जैसे आदमी को जी या औरत को वस्तु की तरह खरीदना या बेचना, उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इस चीज़ को भी रोकेंगे। ये सपोर्ट करेगा जी एक दूसरी कंट्री में जो एमओयू है माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए, इनोवेशन को सपोर्ट करेगा दोनों कंट्रीज के बीच में। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है हमारी कंट्री की, जो उसने मॉनिटर किया है कि इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसके लिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप मैकेनिज्म तैयार किया गया है जी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस एग्रीमेंट को, एमओयू को। तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अभी एक टेक्निकल ग्रुप है जी, उसने रिपोर्ट सबमिट की है। ये सेबी का एक टेक्निकल ग्रुप था जिसने रिपोर्ट सबमिट की है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग। सेबी क्या है ये तो आप जानते ही होंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1992 में एक्ट बना के जी इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया था, लेकिन उससे पहले 1988 में बनाई गई थी ये। तब ये सिर्फ, ये क्या था जी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, यानी कि कोई इसके पास स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं था, यानी कि एक्ट नहीं था इसके लिए, सांविधिक संस्था नहीं थी। लेकिन 1992 में एक्ट पास करके इसे सांविधिक संस्था का स्टेटस दे दिया गया जी, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। इसका एक टेक्निकल ग्रुप बैठा हुआ था जी, कुछ मेंबर मिलकर मीटिंग कर रहे थे, एक्सपर्ट पैनल भी बोल सकते हो। उसने रिपोर्ट दी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश किया जाए। और इस पैनल को हेड कौन किया था जी, कौन थे इसके चेयरमैन? हर्ष भानवाला। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, यूपीएससी सिर्फ इतना पूछ लेता है कि हर्ष भानवाला पैनल किससे रिलेटेड है, तो आपका जवाब हुआ सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, संबंधित है। और ये ये भानवाला है, नाबार्ड बैंक है जी, आपको पता होगा नाबार्ड, उसके एक्स चेयरमैन थे जी, पहले पूर्व अध्यक्ष थे हर्ष भानवाला। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है जी, पहले ये जानते हैं हम। इसे जानने से पहले जी, पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को जानना होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है जी, ये मान लो एक मार्केट है जी, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो जी आप, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे इंडिया की मार्केट है जी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कहाँ पे? दोनों मुंबई में जी, ये दोनों मुंबई में हेडक्वार्टर है इनका, और मुंबई में काम करते हैं ये। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम्पल लेते हैं जी, इसका ये मान लो जी, इसमें ना जैसे एक मार्केट हो गई। अब जैसे टॉप की जो 30 कंट्रीज होती है ना, ये इसमें लिस्टेड है, मतलब 30 कंट्रीज ने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। जब भी इनके शेयर वगैरह, बॉन्ड वगैरह मान लो इंक्रीज होगा प्राइस या डिक्रीज होगा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक इंडेक्स है जी, इंडेक्स जिसका नाम है सेंसेक्स। आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें सेंसेक्स और निफ्टी घट बढ़ गया। जब इकोनॉमिक का पेज आता होगा ना, अर्थव्यवस्था का, वहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी आता होगा। निफ्टी इंडेक्स है जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें 50 कंट्रीज रजिस्टर हैं, और उनके शेयर और बॉन्ड की जो प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है
उसी के हिसाब से जी ये इंडेक्स निफ्टी इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं जी, घटते बढ़ते हैं। और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 कंट्रीज के शेयर के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। इससे ये पता लगता है जी, अगर किसी का शेयर का प्राइस बढ़ा है यानी कि ग्रोथ हो रही है जी, और घटा है तो ग्रोथ कम हो रही है, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा 30 कंट्रीज का, तो सेंसेक्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे ही हिसाब है जी कुछ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये ऐसे ही इसमें जी नॉर्मल कंट्री मतलब नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं जी, फैक्ट्रीज होती हैं, जो 30 कंट्री वो रजिस्टर है, उनके हिसाब से लगाया जाता है अनुमान के मार्केट कैसे बूम कर रही है या स्लो डाउन हो रहा है मार्केट में। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है जी, ये होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब सामाजिक भलाई के लिए जो कंपनियां, एनजीओ वगैरह, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जी, और कुछ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनका काम होता है सामाजिक भलाई करना। जैसे मान लो जी कुछ कंपनीज वगैरह हैं जी, या एनजीओ वगैरह हैं जी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, मतलब इनका काम ये नहीं है कि लाभ कमाना, इनका काम है जी लोगों की भलाई करना। ऐसी कुछ कंपनियां होती हैं जी, वो या तो हॉस्पिटल सेटअप करती हैं जी, हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, या कोई क्लीन एनर्जी में जी वो इन्वेस्ट कर रही हैं कि ऊर्जा बना रही हैं, सोलर ऊर्जा, और जिससे जी पॉल्यूशन कम हो। ऐसे कुछ बिजनेस में जो इन्वेस्ट करती हैं जी, वो हो जाती हैं सोशल कंपनीज, समझे। तो इन्हीं के लिए एक नई मार्केट एस्टेब्लिश करने को इंडिया में प्रोपोजल रखा था जब बजट पास हुआ था 2019 का, 2019-20 का, 2019-20 का बजट पास हुआ था जिस बजट में प्रपोजल रखा था कि हम एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे, जिसमें ऐसी जो कंपनी है जी, जो कंपनी है, कैसी कंपनी, जो सामाजिक भलाई के लिए, कल्याण के लिए काम करती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं जी, सोशल वेलफेयर के लिए, उनका क्या है जी, उनको हम इसमें रजिस्टर करेंगे उस कंपनी को। और वो कंपनी क्या है, अपना शेयर जारी कर सकती है मार्केट में, और फंड रेज कर सकती हैं। फंड रेज करने का मतलब है जी, शेयर, पहले शेयर और बॉन्ड तो आप जानते हो ना, भूल तो नहीं गए हो ना, बहुत बार बताया मैंने। देखो ये कागज़ पे लिखा है शेयर तो शेयर है, और बॉन्ड लिखा है तो बॉन्ड है, और इस पर प्राइस लिखा होता है जी, इतना प्राइस का, जिस कंपनी ने रिलीज़ किया उस कंपनी का नाम, उसकी मोहर, स्टैम्प, सब कुछ इस पर लगी होती है। ये हो गया जी। शेयर और बॉन्ड में फ़र्क इतना होता है जी, शेयर में क्या है, कंपनी को प्रॉफिट होगा आपको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को लॉस होगा आपको भी लॉस होगा। अगर ये बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब ये जी आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, ये बॉन्ड है जी। बॉन्ड पे अगर मान लो 1,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा आपने, तो आपको क्या जी, इस पर कंपनी कहेगी हम 5% इंटरेस्ट देंगे, यानी कि ब्याज देंगे जी, आपको इंटरेस्ट देंगे पर ईयर पर मंथ, जो भी डिसाइड होगा पहले से ही ऑलरेडी बॉन्ड पे लिखा होगा। तो अगर मान लो जी 1,000 रुपये पे आपको, आपने 2 साल के लिए लिया या 3 साल के लिए लिया बॉन्ड, तो 3 साल तक आपको जी 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, समझे। 5% कितना हो गया, 50 रुपये, यानी कि 3 साल में हो गया जी आपका 150 रुपये। अगर पर ईयर 5% का है तो 150 रुपये, 150 रुपीज़ आपको जी मिल जाएंगे 3 साल के बाद। और जब बॉन्ड वापस करोगे आपको 1,000 रुपये भी वापस मिल जाएंगे। तो ये फ़ायदा बॉन्ड में होता है जी। और शेयर में जी, शेयर का मतलब ये है, आपने मान लो कंपनी को 5% या 10% फ़ायदा हुआ है, और 1,000 रुपये का खरीदा था आपने बॉन्ड में, तो 10% का आपको फ़ायदा होगा, आपको मिल जाएंगे जी 100 रुपये 1 साल में। अगर 1 साल की में 10% फ़ायदा हुआ है कंपनी को, अगर कंपनी को लॉस हुआ जी 10% का, आपको भी लॉस हो जाएगा जी, क्योंकि जो आपने 1,000 रुपये का शेयर खरीदा था, अब आपका सिर्फ 900 रुपये का रह गया, क्योंकि 100 रुपये का लॉस हो गया आपको, समझ गए हो। तो ये शेयर और बॉन्ड में होता है जी। और इस तरह से जो सोशल कंपनी जैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर जारी करके, बॉन्ड जारी करके लोग खरीदेंगे और फंड, पैसा जमा कर सकती हैं, जिसे फिर सोशल वेलफेयर में लगा सकती हैं। अब आते हैं जी अपने टॉपिक पे, हमने बेसिक समझ लिया। अब इस पैनल ने जी कुछ रिकमेंडेशन दिए। किस पैनल ने, हर्ष भानवाला जो पैनल बैठा था, जिसके हेड थे इस पैनल के, कुछ रिकमेंडेशन दिए जी, यानी कि सिफारिश कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या सिफारिश होनी चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए जी, एलिजिबिलिटी वगैरह कुछ इसने कहा है। तो पहले इसकी रिकमेंडेशन थी हर्ष भानवाला पैनल की कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने की। कोई मान लो जी फंड रेज करना चाहता है, अपना बॉन्ड शेयर जारी करना चाहता है, तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला ये, इसमें जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ही अलाउ हैं, दोनों जारी कर सकती हैं जी अपने शेयर, और स्टॉक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को यूज कर सकती हैं। लेकिन कुछ कॉरपोरेट फाउंडेशन और पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जी, कुछ संस्था होती हैं जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राजनीतिक संस्था या धार्मिक संस्था, ये इनको अलाउ नहीं है जी, ये इन एलिजिबल हैं, ये स्टॉक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को यूज नहीं कर सकती, उसमें अपना शेयर वगैरह जारी नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है जी मोड्स अवेलेबल फॉर फंड रेजिंग।
कौन कौन से तरीके हैं जी जिनके जरिए ये फंड रेज कर सकती हैं। देखो जी, एक तो इक्विटी के जरिए मतलब शेयर जारी करके, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जी अभी, जो गैर लाभकारी संस्था हैं वो शेयर जारी करके, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड जारी करके, या डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करके, या सोशल इम्पैक्ट फंड जारी करके, अब इसको सोशल वेंचर फंड भी बोलते हैं जी। या फिर दूसरा एक तरीका है जी नेक्स्ट, डोनेशन बाय इन्वेस्टर थ्रू म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जी वो डोनेट भी कर सकते हैं इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो इस तरह से ये फंड रेज कर सकती हैं। और जो ये हैं जी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट जो प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइज है, इंटरप्राइज का मतलब है जी उद्योग, कोई भी कंपनी, ये कैसे कर सकती हैं, ये भी शेयर जारी करके कर सकते हैं जी। इक्विटी का मतलब है शेयर जारी करके, या डेट बॉन्ड जारी करके जी, या डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड, या सोशल वेंचर फंड जारी करके जी कर सकती हैं रेज। अब इसमें जी एक टर्म आई थी जीरो कूपन बॉन्ड। ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है जी, इसे एक बार समझ लेते हैं हम। जीरो कूपन बॉन्ड होता है जी, देखो जनरली अगर कोई बॉन्ड है जी, नॉर्मल बॉन्ड, बॉन्ड में क्या होता है जी, किसी एक, ये बॉन्ड है जी, बॉन्ड मान लो किसी एक कंपनी का बॉन्ड है, ये आदमी है जी, कोई पी आदमी ने खरीदा, तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा जी, ब्याज 5% 10% जितना लिखा होगा ये मिलेगा इसे हर साल या हर महीने का, जितना भी जो स्पेसिफाइड टाइम होगा लिखा होगा जी सब कुछ। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है जी, जीरो कूपन बॉन्ड में इसमें ये होता है जी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, जी हाँ सही सुना आपने, आपको ब्याज नहीं मिलता। फिर खरीदते क्यों जी, जब ब्याज ही नहीं मिलता, फ़ायदा कैसे होता है जी खरीदने वाले को, फ़ायदा ऐसे होता है जी, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड 1000 रुपये का जी, 1000 रुपये का, तो इसे जो ये पी पर्सन था ना, और कंपनी ए थी, इसका बॉन्ड है जी ये पी को बेच रही है इसे, तो पी इसे 1000 रुपये में नहीं खरीदेगा, इसमें इसकी कम वैल्यू में खरीदेगा, यानी कि 900 रुपये में, मान लो कंपनी ने 900 रुपये में बेचा इसे, कहेगी कि भाई साहब 1000 रुपये का बॉन्ड है, हम 900 में बेच रहे हैं, तो ये 900 में खरीदेगा, तो 900 रुपये ये इसे दे देगा ए कंपनी को, और इसके पास ये बॉन्ड आ गया जी, ये बॉन्ड इसके पास आ गया 1000 रुपये का। अब इसको फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है जब भी ये बेचेगा, इसका कुछ मैच्योरिटी टाइम होगा जी, पीरियड 1 साल का 2 साल का कितने का भी, तो जब इसे बेचेगा तो ये 900 में नहीं बेचेगा, 900 में तो खरीदा था, परचेज किया था 900 रुपीज़ में, लेकिन इसे सेल कितने में करेगा, जितनी इसकी वैल्यू है, 1000 रुपये इसकी वैल्यू है जी, 1000 रुपये में बेचेगा, तो इसे फ़ायदा हुआ ना कितने का, 100 रुपये का। तो जीरो कूपन बॉन्ड कैसे हो गए जी, कैसे डिफाइन करोगे, कि ऐसे बॉन्ड जो अपनी वैल्यू से कम में बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, और फिर कंपनी जो परचेज करती है फुल वैल्यू में परचेज करती है, समझ गए, ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं जी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, तीसरा रिकमेंडेशन था जी इसका, कि कॉर्पस साइज ऑफ फंड, फंड का साइज कितना होगा जी जो रेज करेंगी। देखो जी पहले लिमिट रखी हुई थी, जो सजेशन थे 20 करोड़ मैक्सिमम लिमिट रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और 1 करोड़ मिनिमम रहेगी जी कम से कम, लेकिन इस लिमिट को घटा दिया जी, रिड्यूस कर दिया, कितनी होगी अब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ जी, और कम से कम 2 लाख रुपए के बीच में, 2 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के बीच में फंड आप रेज कर सकते हो जी। नेक्स्ट एक कैपेसिटी फंड, कैपेसिटी बिल्डिंग फंड होगा जी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ये होगा 100 करोड़ रुपए का, ये फंड होगा जी 100 करोड़ रुपए का, और ये किसके अंदर होगा, नाबार्ड के अंदर, मतलब नाबार्ड इसे एडमिनिस्टर करेगा, नाबार्ड देखभाली करेगा जी इसकी। नाबार्ड एक बैंक है जी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक है जी, जो डायरेक्टली हम इससे लोन नहीं ले सकते, फार्मर वगैरह, देखो किसान वगैरह के लिए काम करता है ये, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में विकास है उसके लिए काम करता है ये बैंक, लेकिन डायरेक्टली आप कोई जाके इससे लोन नहीं ले सकते। ये क्या करता है, जो रीजनल रूरल बैंक होता है ना, ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं, जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग बैंक होते हैं जी, जिस क्षेत्र में होता है ग्रामीण बैंक, जैसे मान लो जी हरियाणा में तो हरियाणा ग्रामीण बैंक लग जाएगा, मान लो जी एमपी में तो एमपी ग्रामीण बैंक, ये रीजनल रूरल बैंक ही होते हैं जी, या तो रीजनल रूरल बैंक नाम लिखा रहेगा, या जहाँ प्लेस पे जी प्लेस का नाम आगे लग के ग्रामीण बैंक बोल देंगे उसे, यानी कि रूरल बैंक। तो ये बैंक क्या करते हैं जी, इन रीजनल रूरल बैंक को नाबार्ड, नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक को लोन देता है, और ये आगे लोगों को लोन देते हैं जी, रीजनल, ये रीजनल रूरल बैंक आरआरबी लोन देते हैं किसको, पीपल्स को, आदमी को, फार्मर्स को, जो लोन लेना चाहता है, तो डायरेक्टली लोन नहीं ले सकते। तो ये कॉर्पस फंड होगा जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए 100 करोड़ का नाबार्ड के अंदर होगा। और भी मान लो जी कोई एक्सचेंज या डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, वो दान करना चाहती हैं या कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, कुछ फंड देना चाहती हैं इस कॉर्पस फंड में, कैपेसिटी बिल्डिंग फंड में, तो वो दे सकती हैं, जैसे सिडबी देना चाहे, कंट्रीब्यूट करना चाहे तो दे सकती है। सिडबी क्या जी, सिडबी भी एक बैंक है जी,
ये स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ये किस लिए काम करता है? जैसे नाबार्ड काम करता है जी किसान और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, और ये करता है जी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके नाम में ही लिखा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, छोटे उद्योगों को लोन देने के लिए। लेकिन ये भी डायरेक्टली लोन नहीं देता, ये भी पहले बैंक को देता है जी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, और फिर वो देते हैं जी आगे स्मॉल इंडस्ट्रीज को। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसने सजेशन क्या दिया दी, मतलब जो ये हर्ष भान वाला पैनल बैठा है इसने सजेशन दिया जी। नेक्स्ट आपका 5th नंबर का मतलब रिकमेंडेशन सिफारिश दी है कि जो भी बोर्ड की एक्टिविटीज़ होंगे जी, नीति आयोग ने जो आइडेंटिफाई किए हैं जी कुछ एक्टिविटी कि जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल किया जा सके, और इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ना, जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इनको इन्वॉल्व करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल किया जा सके, अचीव किया जा सके, उसके लिए कुछ एक्टिविटी दी हैं कि इससे क्या है कि हंगर, भुखमरी को इरेडिकेट किया जा सकता है। इरेडिकेट का मतलब है जी रिमूव, पॉवर्टी, क्योंकि देखो जब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान लो इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, और वो तो सामाजिक कल्याण के लिए काम करती हैं, लोगों की भलाई के लिए, जब ये काम करेंगी तो इससे फ़ायदा क्या क्या होगा जी? पॉवर्टी, गरीबी घटेगी, हंगर भुखमरी इरेडिकेट होगी जी, रिमूव होगी, माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है जी, कुपोषण की, वो खत्म होगी, इन इक्वेलिटी असमानता की समस्या वो खत्म होगी, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट होगा जी, मतलब जो आदमी और औरत में जो भेदभाव होता है उसको मतलब उसमें कमी आएगी जी, भेदभाव में, डिस्क्रिमिनेशन में, और इक्वलिटी समानता आएगी दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्या होगा जी? एम्पावरमेंट ऑफ वुमन का एम्पावरमेंट होगा जी, महिला सशक्तिकरण, और जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है जी उसको भी फ़ायदा मिलेगा जी। रूरल सपोर्ट में प्रमोट होगा जी, स्लम एरिया डेवलपमेंट होगा। स्लम एरिया होता है जी जैसे शहरों में झोपड़ झुग्गी डाल लेते हैं ना, तंबू वगैरह डाल के शहरों के आसपास लोग रह लेते हैं, उसे स्लम एरिया बोलते हैं जी। मतलब स्लम एरिया डिफाइन करना है तो जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वगैरह नहीं होती, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होती जी, बाथरूम वगैरह, या फिर वहाँ पे अच्छे वेस्ट डिस्पोज करने के लिए फैसिलिटी नहीं है, कोई बिजली की भी फैसिलिटी बहुत कम होती है, मतलब एक तरह से मान लो जी झोपड़ी वगैरह डली होती हैं शहर के आसपास, वही स्लम एरियाज है। तो इनका डेवलपमेंट हो सकेगा, क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे जी, मतलब इनके थ्रू फंड रेज करेंगी, तो ये इनमें भी तो करेंगे ना, इनका डेवलपमेंट करने के लिए भी तो पैसा लगाएंगी, तो इनको भी फ़ायदा होगा, और अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोशन मिलेगा जी। तो ये फ़ायदे होंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा जी ये इतना बड़ा नाम है LGBTQIA+, ये क्या है? देखो एक बार पहले भी हमने जाना जी, इसका फुल फॉर्म है, L का मतलब है जी लेस्बियन। लेस्बियन बोलते हैं जी ऐसी लड़की या महिला को जी जो सिर्फ लड़की से ही प्यार करती है, महिला से ही, और उसी से शादी करना चाहती है, और उसके फिजिकल रिलेशन भी उसी के साथ रहते हैं। गे जी है जी, जी का मतलब है गे। गे क्या है जी? जो आदमी, लड़का, यानी कि लड़के से ही प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है, उसी के साथ ही संबंध होते हैं। बी, बी का मतलब है जी बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब है जी लड़की या लड़का कोई भी जो दोनों से प्यार करता हो, लड़की से भी और लड़का से भी, और दोनों से ही शादी करने के लिए उत्सुक हो। फिर आता है जी टी। टी का मतलब है जी ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब है जी वो पैदा तो हुआ था लड़का और उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया जी, लड़की हो गई, या लड़की पैदा हुई थी और उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया और बॉय में कन्वर्ट हो गया जी, लड़का बन गया, तो इसे बोलते हैं जी ऐसी कम्युनिटी को ट्रांसजेंडर। फिर आता है जी आपका क्यू। क्यू है जी क्वीर, या क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग भी बोल सकते हो, या क्वीर भी बोल सकते हो, या क्वेश्चनिंग। क्वीर का मतलब है जी जो पहले ये चार कम्युनिटी हैं, चारों कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए क्वीर का नाम लिया जा सकता है जी, चारों आ जाती हैं इसमें। फिर आता है जी आपका आई। आई का मतलब है जी इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब है जी जब किसी बच्चे का जन्म हुआ था, ना तो वो लड़की था ना ही वो लड़का था, तो डॉक्टर ने सर्जरी की जी, उनको या तो लड़की बना दिया मेल, या फीमेल बना दिया सर्जरी करके, मतलब प्राइवेट पार्ट जोड़ दिया जी मेल का या फीमेल का, तो फिर वो हो जाएंगे जी, उन्हें बोलेंगे ऐसी कम्युनिटी को इंटरसेक्स, जो जन्म से मेल या फीमेल कुछ नहीं थे। फिर आता है जी आपका ए। ए का मतलब है जी ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल का मतलब है जी जिन्हें किसी में भी मतलब इंटरेस्ट नहीं है, ना तो लड़की में ना लड़के में, वो प्यार करना ही नहीं चाहते और शादी कुछ भी नहीं करना चाहते, वो होते हैं जी ए सेक्सुअल। मतलब इन्हें ना तो रोमांस है इनके अंदर, और ना ही ये कुछ फिजिकल रिलेशनशिप किसी के साथ रखना चाहते। और ये प्लस क्या है जी? प्लस का मतलब है जी जो बाकी की कम्युनिटी छूट गई हैं इसमें LGBTQIA में, वो सारी प्लस में आएंगी, तो इसका मतलब ये है जी। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या जी? ऑलरेडी हमने जान लिया जी,
ये एक नोवल, मतलब नोवल का मतलब नया कंसेप्ट है जी इंडिया में। बोर्स भी बोलते हैं जी एक्सचेंज को, बोर्स का ही नाम है। इसमें क्या होती है जी, ये प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्टर वगैरह को सर्व करता है जी, वो इसमें फंड रेज कर सकते हैं जी इसके थ्रू। और जैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज को, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनके अंदर भी हाउस किया जा सकता है, मतलब इनके अंदर ही खोला जा सकता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे देखो जी ये हैं इसके, कि जो सोशल वेलफेयर इंटरप्राइजेज होती हैं जी, या नॉन प्रॉफिट इंटरप्राइजेज, मतलब इंटरप्राइज का मतलब है जी उद्योग, यानी कि कंपनियां कुछ भी हैं जी जो समाज कल्याण के लिए काम करती हैं, लोगों की भलाई के लिए, वो इसके थ्रू क्या है जी कैपिटल, सोशल कैपिटल रेज कर सकती हैं, मतलब पैसा रेज कर सकती हैं अपना शेयर जारी करके। और जो कोरोना वायरस की वजह से जी, पेंडेमिक की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है जी, इससे क्या है लोगों की भलाई के लिए काम किया जा सकता है जी, तो दोबारा से जी उनकी लाइवलीहुड को रीबिल्ड किया जा सकता है। दूसरा ये जी, और इनकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम वगैरह में हार्म हुआ, नुकसान हुआ है, तो उसको भी क्या है जी दोबारा से अचीव किया जा सकता है। नीड क्या है जी सोशल कैपिटल की, सोशल कैपिटल की नीड इसलिए जी क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है दोबारा से रिपेयर और रीबिल्ड करने के लिए लाइवलीहुड को, जो कोरोना वायरस की वजह से इकॉनमी भी क्या है जी नुकसान हुआ, इकॉनमी में भी, हमारी अर्थव्यवस्था में, लोगों का भी, इनको दोबारा से रीबिल्ड किया जा सकता है जी, दोबारा से फाइनेंशियल रिटर्न किया जा सकता है। और सोशल कैपिटल क्या है जी इस रोल के लिए फिट भी है, कैसे सूट सूट भी करता है। केवल और केवल ये पेशेंट के लिए सहायता नहीं करेगी, ये दोबारा से सोशल स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में ये मतलब फ़ायदा करेगी जी, दोबारा से सहायता करेगी, हेल्प करेगी। जो कोविड-19 की वजह से सिस्टम डेंजर में आ गया, कोलैप्स हो गया, तो उसे दोबारा से रीबिल्ड करने में सहायता करेंगी। अब ये सोशल इंटरप्राइजेज का मतलब समझते हैं जी, जो सामाजिक सामाजिक उद्योग या सामाजिक कंपनियां कैसी होती हैं। देखो ये भी रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस होता है, मतलब जो लाभ कमाता है, लेकिन इनमें और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क क्या होता है, मतलब सोशल इंटरप्राइज में और जो नॉर्मल इंटरप्राइज होती हैं जी, नॉर्मल कंपनी और सोशल कंपनी, सामाजिक कंपनी, इनमें फ़र्क क्या होता है। फ़र्क कितना होता है जी, देखो फ़ायदा इन्हें भी होगा जी सोशल इंटरप्राइजेज को और नॉर्मल इंटरप्राइजेज को, लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं जी, जो नॉर्मल बिजनेस हैं, जो अपनी कंपनियां चलाते हैं, वो क्या अपना प्रॉफिट जी आगे चलाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और जो स्टेक होल्डर होते हैं जी, स्टेक होल्डर का मतलब है शेयर होल्डर भी, और जितने भी बॉन्ड वगैरह जिन्होंने लिए होते हैं उनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन जो सोशल इंटरप्राइजेज होती हैं जी, जो इनको प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट हासिल होता है, तो ये क्या है जी उस प्रॉफिट को ना स्टेक होल्डर को देने के लिए यूज़ नहीं करती, मतलब जिन्होंने इनका शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदे हैं उनको देने के लिए यूज़ नहीं करती, बल्कि किस लिए करते हैं जी, दोबारा से सोशल प्रोग्राम में री इन्वेस्ट कर देती हैं जी, दोबारा समाज के कल्याण के लिए, फ़ायदे के लिए, उनको उनका डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके, उसमें ही वो पैसा खर्च कर देती हैं, प्रॉफिट जो होता है, समझ गए। तो इनमें ये फ़र्क होता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है अपना लंपी स्किन डिसीज। ये क्या है जी, देखो जी एक वायरल डिसीज है जी, वायरस से होती है जी लंपी स्किन डिसीज। तो ये इससे क्या है, ये कैटल और बफेलोज में होती है जी, कैटल का मतलब पशु जी, और बफेलो यानी कि भैंस, आप जानते होंगे। तो ये इनमें होती है जी ये बीमारी। ये बीमारी कौन से वायरस से होती है जी, उस वायरस का नाम है LSDV, यानी कि पॉक्स वायरस, लंपी स्किन डिसीज वायरस, इस वायरस से होती है जी ये बीमारी। सिम्टम क्या होते हैं जी, लक्षण क्या होते हैं जब ये बीमारी होती है, तो बीमारी होती है जी, देखो जो पशु होते हैं जी उनके पूरी बॉडी पे क्या होता है जी, एक 2 से 5 सेंटीमीटर के नोडुल बन जाते हैं। नोडुल का मतलब है जी गांठ, गांठ बन जाती हैं जी बॉडी में, जैसे सिर पे बन जाएंगी जी, हेड पे, नेक पे, गर्दन पे, लिम्स पे या अडर पे जी। अडर का मतलब है जी मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड का मतलब है जी जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है कैटल का, यानी कि थन हो गई जी, जैसे वहाँ पे गांठें बन जाएंगी, या फिर जेनिटल पे बन जाएंगी जी, प्राइवेट पार्ट होते हैं जो पशुओं के, उन पे बन जाएंगी जी गांठें। तो इससे ये इसके मतलब सिम्टम होते हैं जी। इससे स्प्रेड कैसे होता है जी, मतलब फैलता कैसे, ये मॉस्क्यूटो से फैलता है जी, मतलब मच्छर फैला देते हैं, या फ्लाइज, मक्खियों से फैलता है। टिक्स, टिक्स बोलते हैं जी चीचड़ी को, चीचड़ी से फैलता है, या फिर जो भी पशु वगैरह बीमार हैं उनके सलाइवा से जी, लार से, या कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से जी। अगर उनका झूठा फूड, उनका सलाइवा जी फूड में है और वो दूसरे पशु ने खा लिया जी, तो भी ये हो सकता है। अफेक्टेड कंट्री कौन है जी, कौन कौन सी कंट्री में होता है, देखो सबसे पहली बार ये देखा गया कहाँ पे, अफ्रीका में जी, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में ये सबसे पहले पाया गया, 1929 में खोजा गया ये वायरस। लेकिन अभी ये वायरस जी जुलाई 2019 में साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट कंट्री थी बांग्लादेश, बांग्लादेश में मिला।
अभी इंडिया में मिला जी अगस्त 2019 में। उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है जी मयूरभंज, वहाँ पे पहला केस देखा गया जी इंडिया में। तो अभी ट्रीटमेंट इसका कुछ है जी, इसका कोई इलाज है ट्रीटमेंट? उसका जवाब है जी नो, नो ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं है इसका, सिर्फ हाँ वैक्सीन है इसके लिए। वैक्सीन लगा दो तो जी प्रिवेंट किया जा सकता है। देखो वैक्सीन कोई दवाई नहीं होती है। वैक्सीन जैसे आपको जी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जी, कोरोना हो गया तो कोरोना वायरस हो गया, आपको वैक्सीन लगा दी। वैक्सीन कोई दवाई नहीं है जी कोरोना वायरस को ठीक कर देगा। वैक्सीन होती है जी प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, कि वैक्सीन अगर आपको लगा दी तो आगे आपको कोरोना होने के बहुत ही रेयर चांस है जी, कम चांस है, क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये दवाई नहीं होती ये वैक्सीन, ये याद रखना है। तो इसकी भी जो लंपी डिसीज वायरस है जी ये, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है, सिर्फ इसके लिए वैक्सीन है, उससे कंट्रोल किया जा सकता है। अभी जी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने जी एडवाइजरी इशू की है, अलर्ट किया है कि वहाँ पे डिसीज़ फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, तो अच्छे स्टेप लिए जाएं, मेजर्स लिए जाएं इसको कंटेन करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। अभी कंसर्न क्या है जी, परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? देखो जी इंडिया में 303 मिलियन कैटल हैं जी, पशु हैं 303 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है जी। अब आप लगा लो हिसाब, बहुत ज़्यादा पशु हैं। और ये 15 स्टेट में जी ये डिसीज़ फैली हुई है, लगभग 16 महीने में जी 15 स्टेट्स में फैल गई है इंडिया के। इसकी वजह से जी इम्पैक्ट पड़ सकता है, अगर मान लो डिसीज़ ये बहुत बहुत ज़्यादा पशुओं में फैल गई और इससे ठीक नहीं हो पाई, और मान लो पशु मर गए जी, मोर्टेलिटी हो गई, डेथ हो गई, तो क्या जी जो डेयरी फार्मर है जी, जो फार्मर हैं वो तो डिपेंड, बहुत सारे छोटे फार्मर हैं जो लैंडलेस फार्मर हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, या मार्जिनल फंडर लैंड होल्डर हैं जी जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, वो तो पशुओं पे डिपेंड होते हैं जी, उन्हीं से उनकी लाइवलीहुड चलती है, उन्हीं से अर्निंग होती है जी, उनकी इनकम आती है, तो उनकी इनकम कम हो जाएगी जी, ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, मिल्क क्या जी जो प्रोड्यूस करते हैं पशु, ये एक बहुत ही चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स है जी, इससे प्रोटीन मिलता है, और ये उनके लिए नहीं रहेगा जी, लोगों के लिए प्रोटीन, अगर ये पशु मर गए तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इतना ही था। नेक्स्ट है जी स्पेस एक्स स्टारशिप लैंडिंग। स्पेस एक्स एक कंपनी है जी, प्राइवेट कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, इसके मालिक हैं जी एलॉन मस्क, एलॉन मस्क नाम है जी। ये एलॉन मस्क या एलॉन मस्क जो भी हैं जी, ये इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इन्होंने अभी एक स्टारशिप रॉकेट है जी, रॉकेट का नाम है, और इसके वर्जन है, जैसे जैसे वर्जन होते हैं ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे दवाई के होते हैं जी सीरियल नंबर से, तो इसका 15 नंबर आया जी, सीरियल नंबर 15 स्टारशिप रॉकेट का अभी डेवलप किया है ये एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। तो ये इसलिए न्यूज़ में है जी, इसको अभी अभी लॉन्च किया है जी। बैकग्राउंड जानते हैं जी इसके बारे में। देखो ये स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर जी ये सक्सेसफुल स्टारशिप रॉकेट डेवलप किया है, जो अभी टेक्सास में डेवलप किया है जी। टेक्सास एक जगह का नाम है अमेरिका में। तो नासा आप जानते होंगे जी, बहुत बार बताइए मैंने, स्पेस एजेंसी है अमेरिका की जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है जी जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है। अब ये स्टारशिप क्या है जी, देखो ये है स्टारशिप रॉकेट, आप देख सकते हो कुछ ऐसा, अंदर से कुछ ऐसा दिखेगा जी, और ये पूरा ऐसा कुछ दिखेगा रॉकेट सिस्टम है। ये क्या है जी, सैटेलाइट वगैरह लेके जाता है स्पेस में, आसमान में। ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है जी, बुलेट शेप में है जी, मतलब गोली की तरह का, दिखा नहीं दे रहा है गोली की तरह, गोली वो खाने वाली गोली नहीं जी, बंदूक वाली गोली की बात हो रही है। ये स्पेस क्राफ्ट क्या है जी, एक गेम चेंजर की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये फुली रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए यूज होगा जी। मतलब क्या है जी, इसको दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। होता क्या है जी, अभी जो रॉकेट लेके जाते हैं जी सैटेलाइट को स्पेस में, वो सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ देते हैं जी, और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जी स्पेस में, और वो फिर स्पेस में ही उनका जो डेब्रिस है जी, कचरा है, वो घूमता रहता है। लेकिन ये जो है जी स्टारशिप, ये क्या है, सैटेलाइट को भेज के आएगा और दोबारा अर्थ पे वापस आ जाएगा, और इसे दोबारा से रीयूज किया जा सकता है, दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है सैटेलाइट भेजने के लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माना जा रहा है जी। ये स्पेस एक्स क्या है जी, स्पेस एक्स ने जो रॉकेट बनाया स्टारशिप, ये 100 मेट्रिक टन तक वजन लेके जा सकता है, अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है जी, ये इतना वजन लेके। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है जी, लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है इसमें कि रीयूजेबिलिटी, दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। इससे क्या है जी, जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंस खर्चा होता है जी बनाने में रॉकेट को, बहुत ही कम आएगा, और दोबारा से रीयूज किया जा सकेगा, तो कम कॉस्ट में सैटेलाइट को भेजा जा सकेगा। और पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है जी इसकी, पहली एप्लीकेशन तो यही है लो मार्जिनल कॉस्ट,
कम कॉस्ट में तैयार हो जाएगा। दूसरा, हम इससे कार्गो और क्रू भेज सकते हैं। कार्गो का मतलब है जी सामान, क्रू मतलब कोई मिशन पे जो आदमी वगैरह जाते हैं जी, साइंटिस्ट वगैरह, वो भेज सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है, नहीं देखा देख सकते हो जी, 2-3 मिनट का है, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाके प्ले लिस्ट में। नेक्स्ट है जी, और कुछ फ़ायदे होंगे जी, हाँ जी बिल्कुल, एप्लीकेशन है क्या, हम मून वगैरह पे, चंद्रमा पे कोई मिशन भेजना हो जी, कार्गो लेके जा सकते हैं जी, उस पर भी मतलब सामान। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है या रिसर्च के लिए जी। और बियॉन्ड द मून, मून से बाहर भी जी ये क्रू वगैरह, कार्गो वगैरह को ले जाने के लिए काम में आ सकता है ये स्पेसक्राफ्ट जो रॉकेट सिस्टम है। अब नासा का आर्टेमिस मिशन है जी, एक ये प्रोग्राम है जी, नासा का आर्टेमिस मिशन प्रोग्राम, इसके अंतर्गत बहुत सारे रॉकेट वगैरह ये लॉन्च कर रहा है जी। कुछ ऐसे रॉकेट होंगे जी आर्टेमिस मिशन में नासा के, ये इसने स्पेस एक्स कंपनी को चुना जी इस आर्टेमिस मिशन प्रोग्राम के अंतर्गत, कि स्पेस एक्स कंपनी के साथ मिलके नासा कुछ ये डेवलप करेगा जी, और जिसके जरिए मून पे जी, चंद्रमा पे ह्यूमन भेजेगा जी। ह्यूमन देखो जी, पहले अपोलो 1 एक गया था जी, अपोलो 11 एक मिशन गया था मून पे, जो पहली बार आदमी को, ह्यूमन को लेके गया था जी मून पे, चंद्रमा पे। और ह्यूमन को लेके गया था जी, पहला ह्यूमन चंद्रमा पे कदम रखने वाला कौन था जी मून पे, आपको पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग भेजा था जी। लेकिन अब ये दोबारा भेजा जाएगा जी, नेक्स्ट मैन भेजा जाएगा इस स्टारशिप के जरिए, नासा भेजेगा। और फर्स्ट वूमन, पहली वूमन जाएगी जी मून पे, चंद्रमा पे। तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का ही है जी, जिससे नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है जी, और कैपेबिलिटी खोजता है, ताकि बिजनेस और प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर और डेवलपमेंट किया जा सके, और फ्यूचर में मार्स को एक्सप्लोरेशन किया जा सके, मतलब मंगल ग्रह पे भी रिसर्च की जा सके इस प्रोग्राम के अंतर्गत नासा के। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना यूरेनियम, अभी न्यूज में है जी। अब यूरेनियम और इसका यूज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। न्यूज में किस लिए, क्योंकि जी 7 किलोग्राम नेचुरल यूरेनियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र की एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड है जी, मतलब पुलिस है जी, ये मान लो एक तरह से आप, महाराष्ट्र की है जी, जो टेररिज्म को रिड्यूस करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए काम करती है जी, ये एजेंसी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एटीएस बोलते हैं शॉर्टकट में। इसने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है जी। इनके पास 7 किलोग्राम नेचुरल यूरेनियम पाई गई, जिसकी कीमत है जी 21 करोड़ रुपए। यूरेनियम ये होती है जी, मेटल है, एक धातु है यूरेनियम। देखो जी, सिल्वरी ग्रे कलर की होती है जी, कुछ सलेटी कलर की और चांदी की तरह दिखती है, ये होती है जी। ये क्या जी, जो एक एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, इस एक्ट के जरिए जी इंडिया में क्या है, यूरेनियम को बिना लाइसेंस के रखना अपराध है। और अगर आपके पास यूरेनियम मिला गया, पाया गया बिना लाइसेंस के, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इसी वजह से इस एक्ट के अंदर महाराष्ट्र में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब हमारे लिए जानना जरूरी ये है जी, यूरेनियम है क्या। यूरेनियम हमने जाना जी मेटल है, ये कहीं भी मिल सकता है जी, जैसे इसकी सॉइल में भी मिलता है जी, चट्टानों में, रॉक में मिलता है, वाटर में भी इसकी कंसंट्रेशन मिलती है जी। इसके यूज क्या क्या हैं जी यूरेनियम के, एक तो जी ये सिल्वरी ग्रे मेटेलिक कलर का होता है, हमने देखा जैसा। न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए यूज हो सकता है जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना जो, उनमें बिजली बनाने के लिए इसका यूज हो सकता है जी। और देखो, बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज हो सकता है। इसका जो यूरेनियम का जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर होता है जी, इसका 92 नंबर होता है जी, और इसका जो मास होता है 235 होता है जी। इसका एक आइसोटॉप होता है जी 238, उसका मास होता है जी बाहर। ये जो यूरेनियम है जी, ये यूज होता है जी, जो रेडियो एक्टिव मिनरल होते हैं जी, उनको रेडिएशन को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज होता है जी, एज ए शील्ड की तरह। जैसे कोई मिनरल है जी, पदार्थ है, एलिमेंट है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव मिनरल है जी, रेडियो एक्टिव उनको बोलते हैं जी। इनसे कुछ रेज, किरण निकलती रहती हैं जी, वो क्या है, ना तो देखी जा सकती हैं, ना ही महसूस की जा सकती हैं, लेकिन वो नुकसान कर जाती हैं जी, हार्मफुल होती हैं। उनसे बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकल रही होती है जी रेज से। तो ये रेडियो एक्टिव जो मिनरल होते हैं जी, उनके ऊपर शील्ड लगा देते हैं जी यूरेनियम की। इससे क्या है, वो रेडियो एक्टिव जो रेज निकल रही होती हैं जी, इनको रिड्यूस कर देता है। तो और रेडिएशन जो थेरेपी होती है जी कुछ मेडिकल सिस्टम में, उसके लिए भी यूज होता है यूरेनियम। तो यूरेनियम की यूज भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड यूपीएससी में पूछ रहा है जी क्वेश्चन, बहुत बार 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहा है हर साल। तो इसके यूज कहाँ है जी, रेडिएशन थेरेपी के लिए और रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, खुद यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव मिनरल है, इससे भी रेज निकलती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए यूज कैसे हो सकता है, क्योंकि जी इसकी जो यूरेनियम की जो रेडियो एक्टिविटी है,
वो क्या है, यूरेनियम हाई डेंसिटी है जी, हाई डेंसिटी है इसके पास, यूरेनियम के पास। तो क्या है, ये खुद रेडियो एक्टिव होने की वजह से भी दूसरे की रेडिएशन को रोकने के लिए, हाल्ट करने के लिए इफेक्टिव है, मतलब यूज हो सकता है जी। क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई है इसलिए ये यूज हो सकता है, ये याद रखना। डेंसिटी मतलब घनत्व बोलते हैं जी इंग्लिश में, घनत्व, घनत्व। और रेडिएशन मतलब घनत्व, डेंसिटी क्या हो जाए जी, मास अपॉन में वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है। भार अपॉन में आयतन, वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है। तो हाई डेंसिटी की वजह से जी ये यूजफुल होता है। एयरक्राफ्ट में भी यूज हो सकता है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में भी यूज हो सकता है जी। यूरेनियम की माइनिंग कहाँ कहाँ होती है जी, इंडिया में। माइनिंग का मतलब खदानें कहाँ पे जी, कहाँ कहाँ पे निकलता है ये अर्थ से, हमारे इंडिया में। यूरेनियम के जो डिपॉजिट हैं जी वो धारवाड़ रॉक में जी, धारवाड़ रॉक चट्टाने कहाँ पे जी, ये देखो जी अपना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में ये जी, यहाँ कर्नाटक के पास है जी ये धारवाड़ रॉक सिस्टम। यहाँ पे डेक्कन प्लेटू भी देख लो जी, आप पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखो जी यहाँ पे बस्तार क्रेटन है जी, ये ईस्टर्न घाट है अपना। यहाँ पे सदर्न ग्रेन्यूलाइट ये टेरेन है जी। यहाँ पे सतपुड़ा रेंज, विंध्यान रेंज, मालवा प्लेट्यू, ये यहाँ पे देख सकते हो। बुंदेलखंड ये एमपी और यूपी के बॉर्डर पे, ये वेस्टर्न इंडियन क्रेटन है जी। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है जी, झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। इधर सिंहभूम है जी ये, तो देख सकते हो जी आप सारे सिंहभूम वगैरह। तो ये था जी इसमें यूरेनियम कहाँ कहाँ पे मिलता है। धारवाड़ रॉक के पास मिलता है, और भी बहुत सारी जगह इंडिया में जहाँ पे मिलता है। सिंहभूम कॉपर बेल्ट है जी, झारखंड में ही, इसके पास भी मिलता है जी यूरेनियम। राजस्थान की 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जी, कौन कौन सी, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, यहाँ पे भी मिलता है। छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है जी दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, उसमें मिलता है। महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है भंडारा, यहाँ पे भी मिलता है। हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी यूरेनियम मिलता है जी। इसकी जो क्वांटिटी है जी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में भी मिलती है जी। शेषाचलम फॉरेस्ट है जी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे जी। शेषाचलम और ये श्रीशैलम, इसके बॉर्डर पे भी मिलता है जी। मतलब जो सदर्न आंध्रा और तेलंगाना है ना जी, ये जैसे मान लो जी हिंदुस्तान, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना, इसके सदर्न बॉर्डर पे दोनों के पे मिलता है यूरेनियम। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है जी यूएन रिपोर्ट ऑन ह्यूमन कॉज्ड मीथेन इमिशन। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई जी जिसमें ये बताया कि ह्यूमन की वजह से, मानव की वजह से मीथेन का इमिशन हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, घटा है, इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है जी। मीथेन आपको पता है जी CH4 को बोलते हैं जी, एक गैस है और ग्रीन हाउस गैस है जी। देखो जी इस रिपोर्ट में नाम था जी ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन इमिशन, इसका रिपोर्ट का नाम है जी। ये अभी किसने रिलीज की है, 2 एजेंसी हैं जिनका नाम है जी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन, और दूसरे का नाम है जी यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी ने रिलीज की है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या है हम जानेंगे जी लास्ट में, पहले न्यूज़ देखते हैं इन्होंने क्या रिलीज किया है। मेन कंसर्न क्या है जी, प्रॉब्लम क्या है इस न्यूज़ में, मतलब रिपोर्ट में जो बताई गई है। इसमें कहा है जी ह्यूमन की वजह से जो इमिशन होता है जी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है पहले 1980s से लेके अब तक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जी, कोरोना वायरस की डिसीज़ की वजह से कुछ एक्टिविटी रुकी है जी, इंडस्ट्रीज वगैरह ठप हो गई हैं, व्हीकल भी बहुत कम चले हैं, उसकी वजह से जो CO2 है, कार्बन ऑक्साइड, वो कम हो गई है, वो उसका इमिशन है जी वो कम इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है। लेकिन मीथेन ने जी, मीथेन में कोई कमी नहीं आई है, ये एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बढ़ती ही जा रही है। और लास्ट ईयर में जी, पिछले साल 2020 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इसका लेवल। अब मीथेन का कंसर्न क्या जी, क्योंकि मीथेन क्या जी, ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस को बोलते हैं जी जो इन्वायरमेंट में जी, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जी टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेती हैं, यानी कि टेम्परेचर को सोख लेती हैं, एब्जॉर्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का, वातावरण का टेम्परेचर जी इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपको पता है जी बहुत नुकसान होते हैं, ग्लेशियर वगैरह, माउंटेन ऑफ आइस की माउंटेन, मतलब माउंटेन ऑफ आइस हैं जी, ग्लेशियर वगैरह पिघल जाते हैं, उनकी वजह से सी लेवल जो है जी बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है समुद्र में, कुछ कोस्टल एरिया डूब सकते हैं जी, इन्वायरमेंट के क्लाइमेट वगैरह में चेंज आ जाता है जिसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसलिए ये हमारे लिए नुकसानदायक है जी। और ऐसा कहा है जी रिपोर्ट में, जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था, प्री इंडस्ट्रियल टाइम है जी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई जी ब्रिटेन से, लगभग आपकी 18th सेंचुरी में, वो क्या है जी, उससे पहले जो ग्रीन हाउस गैस ये मीथेन थी इन्वायरमेंट में, उससे 30% ज़्यादा फिलहाल है जी, उससे 30% ज़्यादा बढ़ गई है इन्वायरमेंट में CH4 मीथेन। अब ह्यूमन की वजह से कैसे कैसे इमिशन होता है जी मीथेन का, ह्यूमन की वजह से होता है जी फॉसिल फ्यूल जलाने से।
जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जी, जैसे कोयला वगैरह हो जाएगा जी, कोल, इसको जलाने से। वेस्ट और एग्रीकल्चर की वजह से भी निकलते हैं जी। एग्रीकल्चर में कैसे, जो पैडी कल्टीवेशन होती है यानी धान की खेती, उस धान की खेती से भी करने से जी CH4 इमिट होता है। और लाइव स्टॉक से भी होता है जी। लाइव स्टॉक का मतलब पशुओं से भी होता है जी। जैसे आपने देखा होगा कभी पशु क्या है जी, खाना खाने के बाद वो बैठ जाते हैं और उनके मुंह से झाग आते रहते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, कुछ झाग आते रहते हैं सौंप की तरह। सौंप में से जैसे झाग आते हैं ना, साबुन के झाग बनते हैं, ऐसे झाग आते रहते हैं जी उनके मुंह से। उस समय वो अपना खाना डाइजेस्ट कर रहे होते हैं जी, और उस समय पे उनके मुंह से मीथेन गैस निकल रही होती है जी, CH4। लाइव स्टॉक से भी निकलती है जी, एग्रीकल्चर से, वेस्ट से। और जी ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, क्या है जी, ज़मीन से हम जो ऑयल, तेल और गैस निकालते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन में भी मीथेन निकलती है। 23% जो मीथेन इमिशन होता है जी फॉसिल फ्यूल सेक्टर में होता है। और कोल माइनिंग से भी होता है जी, जो कोयला खदानों से निकालते हैं ना हम, 12% तो उसी से मीथेन का इमिशन होता है। नेक्स्ट होता है जी वेस्ट वाटर से भी होता है जी, जो गंदा पानी होता है, लैंड फिल से भी होता है मीथेन का इमिशन। 20% तो इन्हीं से होता है जी, वेस्ट सेक्टर से। नेक्स्ट जी लाइव स्टॉक इमिशन हमने देख लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया। और मैन्योर से भी निकलता है जी, मैन्योर जो गोबर खाद होती है ना जी, उससे भी, जो पशुओं की गोबर खाद होती है उससे भी निकलता है जी। फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी निकलता है जी। ये सारी एक्टिविटी 32% इनसे निकलता है। राइस के कल्टीवेशन से निकलता है जी, धान की कल्टीवेशन से, चावल से, ये हमने देख लिया पैडी कल्टीवेशन से। अब मिटिगेशन के लिए कहाँ कहाँ पोटेंशियल है, मतलब कौन कौन सी कंट्री और रीजन इसको मिटिगेट, यानी कि मिटिगेट का मतलब है जी रिड्यूस, कम कर सकती हैं मीथेन का इमिशन, कैसे कम कर सकती हैं, किस किस के पास इतना पोटेंशियल है जी। देखो जी यूरोप के पास है जी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, वो मीथेन का इमिशन रोक सकता है जी। कर्ब, कर्ब का मतलब है जी रोकना, स्टॉप कर सकता है। फार्मिंग के जरिए, फार्मिंग के जरिए फॉसिल फ्यूल का यूज कम करके, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट कर को अच्छे से करके इसको रोक सकता है जी मीथेन का इमिशन। इंडिया के पास भी जी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है कि मीथेन का इमिशन रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए वेस्ट सेक्टर में जी। या फिर चाइना के पास भी जी, चाइना भी कम कर सकती है अगर चाहे तो, लाइव स्टॉक और कोल प्रोडक्शन के जरिए। अफ्रीका में भी जी लाइव स्टॉक की जनसंख्या बहुत है, तो उससे भी कम किया जा सकता है, अफ्रीका भी कम कर सकता है। और ऑयल एंड गैस में जो होता है जी, उसमें अगर कुछ टेक्नोलॉजी यूज की जाए तो भी कम किया जा सकता है। फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री होती हैं जी, वो भी कम कर सकती हैं लो कॉस्ट मीथेन कट करके जी। सजेशन क्या है जी इसको कम करने के? और मीथेन देखो जी, जो ह्यूमन कॉज्ड मीथेन है, मानव की वजह से मीथेन का इमिशन होता है जी, ये अगर कम कर दिया तो इससे क्या है 45% तक क्या है जी, जो क्लाइमेट चेंज में अफेक्ट पड़ेंगे, बुरे प्रभाव पड़ेंगे, वर्स्ट अफेक्ट पड़ेंगे, उन वो 45% तक कम किए जा सकते हैं। और जो मीथेन की वजह से जी 0.3 डिग्री सेल्सियस जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसको कम किया जा सकता है 2045 तक। मतलब ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा 0.3%, उसको कम किया जा सकता है अगर मीथेन को कम कर दिया तो। और मीथेन को रोक दिया तो जी 2,60,000 जो मैच्योर, प्री मैच्योर डेथ होती है, मृत्यु होती है जी मीथेन की वजह से, वो रोकी जा सकती हैं। अस्थमा की बीमारी होती है जी 7,75,000 लोगों को, वो रोकी जा सकती हैं। 25 मिलियन टन तक जी एनुअली क्या होता है, क्रॉप लॉसेज होता है जी, फसलों को नुकसान होता है मीथेन की वजह से, उसको भी रोका जा सकता है जी अगर मीथेन को कम कर दिया। नेक्स्ट सजेशन है बिहेवियर चेंज, अपने बिहेवियर में जी चेंज किया जाए, मतलब बर्ताव में बदलाव किया जाए तो भी किया जा सकता है मीथेन को कम। कैसे? जो फूड वगैरह हम, वेस्ट फूड होता है ना, फेंक देते हैं, जो खाना खराब हो जाता है, उससे भी क्या है मीथेन निकलता रहता है जी। तो जो फूड का वेस्टेज होता है जी, इसको रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए तो भी कम हो सकती है मीथेन दोबारा। नेक्स्ट क्या है जी, मतलब लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट किया जाए, इससे भी। दूसरा क्या है, हेल्थी डाइट अपनाई जाए, मतलब स्वस्थ डाइट अपनाई जाए। कैसे? वेजिटेरियन डाइट खाएं जी, मीट जो होती है ना, लोअर मीट यूज करें, और डेयरी कंटेंट हम ज़्यादा यूज करें। मतलब कि आज ही जो मीट वगैरह खाते हैं उससे भी मीथेन का इमिशन होता है। कैसे? जब मीट खाओगे जी, लाइव स्टॉक यानी कि पशुओं को जो खाते हैं उनको काटना पड़ता है, उनके काटने से भी मीथेन इमिशन होती है जी, तो वो रोका जा सकता है। तो इस तरह से जी इन एक्टिविटीज़ के जरिए जी 65 से लेके 80 मिलियन टन पर ईयर ये मीथेन इमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो यही था इसमें जी। अब देखते हैं ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन और यूनेप, जिन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट जारी किया, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन 2019 में बनाई गई थी जी। ये एक वॉलेंटरी पार्टनरशिप है जिसमें गवर्नमेंट और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आई साथ,
कुछ बिजनेसमैन, कुछ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन आए जी, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलकर इसको बनाया जी। ये क्या काम करती है जी? काम ये करती है एयर की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए और शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होते हैं जी उनको कैसे रिड्यूस किया जाए, मतलब जो प्रदूषण फैलाते हैं जी इन्वायरमेंट में, उनको कैसे कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। क्या इंडिया इसका मेंबर है जी इस कॉलिशन का? उसका जवाब है यस, इंडिया भी इसका मेंबर है जी। नेक्स्ट है हमारा यूनेप। यूनेप जी एक यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जी ये यूनेप। इसको 1972 में 5 जून को बनाया था और 5 जून को एस्टेब्लिश किया था, इसलिए 5 जून को हर साल इन्वायरमेंट डे भी मनाते हैं जी, पर्यावरण दिवस। इसके फंक्शन क्या है जी? ये ग्लोबली काम करते हैं जी इन्वायरमेंटल एजेंडा के लिए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है और यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ही, और ये प्रमोट करती है जी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किया जाए। इसकी कुछ रिपोर्ट है जी, और भी रिपोर्ट जारी करता है यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये इमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। फ्रंटियर जारी करता है जी। इन्वेस्ट इनटू हेल्थ प्लानिट एक ये रिपोर्ट जारी करता है। कुछ इसके मेजर कैंपेन है जी, अभियान जो चला रखे हैं। एक तो ये जी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इसका इस दिन ही इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनेप का। वाइल्ड फॉर लाइफ ये कैंपेन चला रखा है जी यूनेप ने। देखो ये मैच द फॉलोइंग में कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। बीट पॉल्यूशन, यूनाइटेड नेशन 75 ये इसने प्रोग्राम चला रखे हैं जी। हेड क्वार्टर कहाँ पे जी इसका यूनेप का? नैरोबी में जी, केनिया में। हेड क्वार्टर भी पूछते हैं जी, हाँ बिल्कुल, कई बार पूछा यूपीएससी ने, ये भी याद रखना है। केनिया एक कंट्री है जी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में केनिया, उसकी कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट है जी अपना ई संजीवनी ओपीडी। ये एक प्लेटफॉर्म है जी, टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म। किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है जी ये। इसके अंदर एक सेंटर आता है जी, काम करता है, जिसका नाम है सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये सुपर कंप्यूटर वगैरह भी इंडिया के लिए बनाता है। इस कंप्यूटर का ही एक प्लेटफॉर्म है जी, टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म। ये समझ लो जी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। क्या काम करेगा जी ये ई संजीवनी ओपीडी? ये काम करेगा जी कंसल्टेशन करेगा इंडियन सिटीजन के साथ, जो भारत के नागरिक हैं जी। कंसल्टेशन हेल्थ के रिगार्डिंग, आपको कुछ हेल्थ की कोई भी इशू है जी, बीमारी है, तो आप ऑनलाइन ही कंसल्टेशन कर सकते हो इस संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म पे। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी काबासूरा कुडीनीर। ये क्या है जी? एक ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है, जिसको किसने, मतलब कौन यूज करता है जी? सिद्धा जो प्रैक्टिशनर होते हैं जी, सिद्धा एक प्रैक्टिस है जी, ये जो इसको प्रैक्टिस करते हैं वो यूज करते हैं काबासूरा कुडीनीर। क्या है जी? ये मान लो जी काढ़ा है, एक चाय पिए ना आपने कभी, चाय की तरह काढ़ा होता है ना, काढ़ा। ये काढ़ा है जी, जो किस लिए यूज होता है जी? रेस्पिरेटरी हेल्थ को ठीक करने के लिए, मतलब खांसी जुकाम वगैरह हो जाए, कुछ अस्थमा की प्रॉब्लम, उनमें यूज होते हैं जी। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है, इम्यूनिटी, लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काबासूर कुडीनीर। ये है जी देखो, काबासूरा कुडीनीर। इसमें जी बहुत सारे तत्व, कुछ पदार्थ मिले हुए हैं जिनसे मिलके बनाया जी, ये सारे हैं। ये इतने याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी, बस ये याद रखना है इसमें आपको जी। ये एक हर्बल कनकोक्सन है जी। कनकोक्सन का मतलब है जी मिक्सचर, मिश्रण है जी। हर्बल मतलब आयुर्वेदिक चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे गिंगर अदरक से मिलकर बना जी, पिपाली क्लोव लौंग से मिलकर बना जी, मुल्ली रूट, ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है जी आपको। अजवाइन वगैरह इसमें डाली हुई है। ये क्या है जी? वाटर में मिक्स किया जाता है इसका पाउडर, और बॉईल किया जाता है और फिर चाय की तरह पिया जाता है जी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जी, इसने प्रमोट किया जी कि इसको लोगों को बांटा जाए। कोविड-19 के पेशेंट को जो बीमारी होती है जी, उसको भी ये बचाने में लाभदायक है, क्योंकि ये इम्यूनिटी डेवलप करता है जी। तो काबासुरा कुडीनीर क्या है, बस ये याद रखना है आपको इसमें। तो आज के टॉपिक इतने ही थे जी। अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, आपको ये बताना जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस कौन कौन से नीचे दिए हुए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जी जो हमारे संविधान में नहीं दिए हुए, उनके लिए कोई आर्टिकल नहीं है हमारे संविधान में। ऐसे कौन से हैं जी? गवर्नर कॉन्फ्रेंस, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल। आपके ऑप्शन है जी ये 1 ओनली, 1 3, 1 2 या तीनों। देखो जी इंटर स्टेट काउंसिल क्या है? ये एक संवैधानिक बॉडी है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 263 में इसके लिए प्रोविजन है। फिर रेजिडेंट सेटअप करते हैं जी इसको, इंटर स्टेट काउंसिल को। तो ये जहाँ 2 2 है वो काट दो जी, और 1 और 3 बिल्कुल सही है जी, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी। संविधान में कुछ नहीं दिया हुआ गवर्नर की कॉन्फ्रेंस के बारे में। और ये जोनल काउंसिल तो जी स्टेचुटरी बॉडी है, संवैधिक संस्था।
इनको सेटअप किया जाता है जी, ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके स्टेट के बीच में। नेक्स्ट है जी अपना, इंग्लिश में आप खुद पढ़ो, मैं एक्सप्लेन करूँगा बस। जो लानीना जी, लानीना हमने पढ़ा हुआ जी एल नीनो और लानीना के बारे में, ये मत कहना कि कोई नया कॉन्सेप्ट है। स्पेशल लेक्चर लिया हुआ, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो जी आप, चैनल पे जाके। तो लानीना जो कंडीशन होती है जी, इसकी वजह से क्या है, इसकी रेनफॉल से, बारिश के साथ एसोसिएटेड है। इसकी वजह से क्या है, जो साउथ वेस्ट मानसून है जी, उन पे नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है, मतलब रेनफॉल कम होता है जी जब लानीना होता है। हमारे साउथ वेस्ट मानसून जो आती है जी इंडिया में। एल नीनो क्या है जी, एल नीनो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पैसिफिक ओशन में जी ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन में जो टेम्परेचर है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वार्म हो जाता है, वार्म सरफेस हो जाता है ओशन में। तो आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों गलत हैं। देखो जी इसमें पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब लानीना आता है जो साउथ वेस्ट मानसून पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जी, नेगेटिव नहीं, यानी कि रेनफॉल ज़्यादा होता है जब लानीना होता है। एल नीनो के टाइम पे कम होता है जी हमारे इंडिया में जब एल नीनो आता है। और एल नीनो बिल्कुल सही है जी, पैसिफिक ओशन में जो पानी है गर्म हो जाता है जी ईस्टर्न में और सेंट्रल रीजन में। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना जी आपको, एक बिल पास किया था 2020 में इंडिया ने, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल। इसमें जी जो अलाइड सर्विस हैं, अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो बताना आपको। पहली जी फिजियोथेरेपिस्ट, आज इसमें आता है क्या अलाइड सर्विस में। नेक्स्ट आपका ये है जी न्यूट्रिनिसिस्ट, ये आते हैं क्या। मेडिकल लेबोरेटरी आती हैं क्या इसमें, जो प्रोफेशनल होते हैं जी मेडिकल लेबोरेटरी के, मतलब ये बताना जी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो अलाइड सर्विस के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल आते हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल जो होते हैं वो आते हैं क्या, ऑप्टोमेट्रिस्ट आते हैं क्या। देखो जी सारे के सारे ही आते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना आपको कि कुछ हमने ये पढ़ा था जी, अभी भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, कहाँ पे आया था अर्थक्वेक, असम में आया था जी, उसके रिगार्डिंग कुछ पढ़ा था हमने, उसके से ही ली स्टेटमेंट है ये, आपको बताना करेक्ट कौन सी है। फॉल्ट के बारे में बतानी, फॉल्ट का मतलब होता है फ्रैक्चर, कोई दरार आ जाती है किसी जोन के बीच में, दो ब्लॉक के बीच में, रॉक सिस्टम के बीच में, उसे बोलते हैं क्या, फॉल्ट। नेक्स्ट बोला है जी हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है, वो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में है क्या। नेक्स्ट बोल रहा है जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट में जो कॉलिजन हुआ है जी, टकराई है, उनकी वजह से हिमालयन माउंटेन रेंज बनी है, और यहाँ पे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट सिस्मिक हजार्ड जोन है जी, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं लगभग, जहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा भूकंप आते हैं इस जोन में। तो ये करेक्ट है क्या, आपको बताना कौन सा, 1 2 1 3 2 3 या सिर्फ ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी सारे के सारे सही हैं, डी। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है जी जब अर्थक्वेक का लेक्चर लिया था, नहीं देखा तो देखो प्लीज़, आपको कहीं से कोई ना बुक ना कोई चैनल ना कोई किसी का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वो लेक्चर देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट बताना आपको, ऐसे कौन से संविधान में अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 30, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 223। इसका जवाब है जी डी, सारे के सारे ही करेक्ट हैं जी, क्योंकि ये आर्टिकल 253 में जी पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एजुकेशन वगैरह के लिए, तो इससे भी एजुकेशन से रिलेटेड है ये आर्टिकल, और बाकी के दो भी हैं जी। नेक्स्ट बताना जी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये एक राइट है जी, सर्टेन राइट है, फंडामेंटल राइट है जी ये आपको बताना कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है ये वाला राइट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध सुरक्षा दी गई है आपको संविधान में, ये आपका फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। कौन से अधिकार में आता है जी, राइट टू फ्रीडम में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन में, राइट टू इक्वलिटी में, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज में। इसका आंसर है जी ये राइट टू फ्रीडम में, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक ये आता है जी राइट टू फ्रीडम में। और ये आर्टिकल कौन से में आता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे जी, आर्टिकल 20 में, 21 में, 22 में कौन से में आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो जी जो आपसे सवाल पूछा जाए कमेंट सेक्शन में बताया करो, नहीं आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे लेक्चर देख के चले जाते हो मत देखा करो, अगर देसी देखना है तो, जब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़ारों चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ही रिनाउंस, बहुत ही लीजेंड टीचर हैं जी, बहुत ज़्यादा सब कुछ पढ़ा रहे हैं, पीएचडी कराएंगे आपको, उन पे जाके पढ़ो प्लीज़, ये लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई कमेंट सेक्शन में ये जो आपको जवाब पूछे जाते हैं नहीं देते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है मत देखना लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपको बताना है कि हु एक्ट्स एज द एक्स अफोसिएट चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। आपको बताना जी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है कुछ, पार्लियामेंट के मेंबर बना के कुछ ग्रुप बना लेते हैं जी, उसका कौन चेयरमैन होता है ये बताना। अध्यक्ष प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, या लोकसभा के स्पीकर होते हैं क्या उसके चेयरमैन, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में होते हैं जी, विपक्ष के नेता वो होते हैं। इसका सही आंसर है जी सी, जो लोकसभा के स्पीकर है वो होते हैं जी।
एक्स ऑफिशियो का मतलब है जी जो उस टाइम पे चेयरमैन हैं, स्पीकर इस टाइम पे लोकसभा के स्पीकर जिस टाइम पे वो होंगे जी वही होंगे इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो यही था जी आज के लेक्चर में।